फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है: जनरल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लासिकल फिजिक्स को सबसे पुरानी फिजिक्स भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत सर गैलीलियो ने की थी। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने इसे 1905 में पब्लिश किया था। आपको सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो पता ही होगा, उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। और क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में आइंस्टीन की रिलेटिविटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमें मुश्किल लगती है क्योंकि ये हमारी पुरानी धारणाओं से अलग है। रिलेटिविटी ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करती है जो कई सालों तक पॉसिबल ही नहीं थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा। रिलेटिविटी का अर्थ है घटनाओं को मेज़र करना कि वो कब और कैसे हुई है। उदाहरण के तौर पर किसी भी वस्तु के मोमेंटम या एनर्जी के मेज़र करने को हम रिलेटिविटी बोल सकते हैं। रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बहुत ही हाई लेवल की मैथ यूज़ की थी जिसे हम टेंसर मैथ कहते हैं, और ये मैथ समझने में को कई साल लग गए थे। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम लोग इस मुश्किल सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 पार्ट में बांटी गई है: जनरल एंड स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में पब्लिश की थी और अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में पब्लिश की। आज हम इस वीडियो में जनरल एंड स्पेशल दोनों के बारे में बात करेंगे और इन दोनों के बारे में जानेंगे। आइंस्टीन की रिलेटिविटी समझने से पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो एक ऑब्जर्वर से अटैच्ड होता है और मेजरमेंट में मदद करता है। जैसे कोई एक घटना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक दो दोस्त हैं, ए और बी। आपका घर आपके दोस्त के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके घर के पास एक बम ब्लास्ट होता है जो आपको उसी समय सुनाई देता है, लेकिन आपके दोस्त को वह कुछ समय बाद सुनाई देता है। तो अगर मैं आप और आपके दोस्त से पूछूं कि वो बम ब्लास्ट कब हुआ था, तो आप दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दोस्त गलत है या आप गलत है। आप और आपका दोस्त दोनों का आंसर सही है, क्योंकि साउंड को आपके दोस्त तक पहुंचने में कुछ टाइम लग गया था, इसलिए आपका और आपके दोस्त का उत्तर अलग अलग है। फिजिक्स में हम लोग आप और आपके दोस्त को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। उम्मीद है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं: एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप साधारण तौर पर यह समझ सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 पोस्टुलेट पर आधारित है। पहला पोस्टुलेट यह कहता है कि फिजिक्स के नियम सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम F=ma में फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वह सेम ही आएगा। और दूसरा पोस्टुलेट यह कहता है कि लाइट की गति, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वह सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार या बाइक है जिसमें आगे हेडलाइट लगी हुई है। आपकी कार या बाइक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और आपकी हेडलाइट चालू है। तो आप क्या बता सकते हैं कि उस टाइम स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? आप में से कुछ लोगों का आंसर ये होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइंस्टीन ने यह बोला है कि कोई भी वस्तु जिसका मास है वह स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं चल सकती, यानी स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई नहीं चल सकता। तो वह स्थिति में भी इसकी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। इसको हम आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे।
आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और अच्छे से समझने के लिए हमें इवेंट को समझना होगा। इवेंट कोई भी एक ऐसी घटना होती है जो स्पेस टाइम में घटती है। मान लीजिए किसी तारे का सुपरनोवा होना या किसी एस्टेरॉयड का हमारे अर्थ से निकलना, वो सब एक इवेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेस टाइम क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? स्पेस टाइम वो होता है जिसमें 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम होता है, और यह एक फोर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस में टाइम कैसे बीतता है उसके बारे में भी बात करती है। सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि टाइम एब्सोल्यूट है। इसका मतलब यह है कि जितना टाइम हमारे यहाँ बीता है उतना ही टाइम मिलियन किलोमीटर दूर रह रहे ऑब्जर्वर के लिए भी बीता होगा, जो कि गलत साबित हो गया था। और आइंस्टीन ने कहा, जिसका मतलब है कि हमारे लिए और कई मिलियन किलोमीटर दूर रह रहे ऑब्जर्वर के लिए टाइम अलग अलग बीतेगा। इसी को हम लोग टाइम डायलेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डायलेशन का मतलब होता है पीछे हो जाना। जब टाइम किन्हीं दो ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग बीतता है तब हम उसे टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम दो तरीके से धीमा हो जाता है, एक जब आप स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं और एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। टाइम डायलेशन को हम एक स्टोरी से समझेंगे। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, ए और बी। आप धरती पर ही हैं और आपका दोस्त बी स्पेसशिप में बैठ के स्पेस की यात्रा करने जाता है, और वह स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। कुछ घंटे बाद जब आपका दोस्त स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करके वापस आ रहा होगा, तब आप क्या बता सकते हैं कि आप और आपके दोस्त की एज में कितना अंतर होगा? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब आप अपने दोस्त से मिलेंगे तब आप बूढ़े हो चुके होंगे या अर्थ पर मर चुके होंगे। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपके दोस्त के लिए तो कुछ ही घंटे बीते होंगे, लेकिन आपके लिए कई साल बीत चुके होंगे और आप बूढ़े हो चुके होंगे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब आपका दोस्त स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा होगा तब उसके लिए टाइम स्लो हो गया होगा और आपके लिए टाइम उसी रेट से चल रहा होगा। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप इस बार स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक होल के पास घूमने गए हैं और ब्लैक होल का एक चक्कर लगाकर वापस आने वाले हैं। तो आप जब कुछ घंटों बाद ब्लैक होल का चक्कर लगाकर अर्थ में वापस आएंगे तो आप क्या देखेंगे? आप यह देखेंगे कि ब्लैक होल के पास आपके लिए तो कुछ घंटे बीते हैं, लेकिन अर्थ में कई सौ साल बीत चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेविटी टाइम को स्लो करती है और ब्लैक होल की इन्फिनाइट ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी टाइम को स्लो क्यों करती है? इसका आंसर आइंस्टीन ने एक स्पेस टाइम की चादर का एग्जाम्पल लेके समझाया था। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक हाइपोथेटिकल चादर है। आपके पास दो बॉल हैं, एक बड़ी एक छोटी। आप जब बॉल को चादर में रखेंगे तब चादर बेंड हो जाएगी। यहाँ पर चादर का बेंड होने का मतलब है कि स्पेस और टाइम दोनों बेंड हो रहा है, और टाइम के बेंड होने से टाइम धीमा हो जाता है। यही कुछ स्पेस में भी होता है। अगर आपको अब टाइम को कैलकुलेट करना है तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो पता ही होगा। यह स्पेस में फुटबॉल फील्ड बराबर एक स्टेशन है जहां कई एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। तो टाइम डायलेशन को मेज़र करने के लिए स्पेस स्टेशन में एक एटॉमिक क्लॉक लगी हुई है, क्योंकि स्पेस में 0 ग्रेविटी होती है और अर्थ की कुछ ग्रेविटी है, तो दोनों के टाइम में कुछ ना कुछ तो अंतर आना ही चाहिए। लेकिन वो अंतर बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा, जिसे हम लोग माइक्रो नैनो सेकेंड से डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक बहुत ही छोटे टाइम के अंतर को मेज़र कर सकती है, जैसे कि नैनो एंड माइक्रो सेकेंड्स। तो जब एस्ट्रोनॉट्स ने यह एक्सपेरिमेंट किया तब कुछ माइक्रो सेकेंड्स का अंतर आया और टाइम डायलेशन प्रूफ हो गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक होल के पास बिताया गया 1 घंटा
अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। इससे आप लोग यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेविटी किस हद तक टाइम को धीमा करती है। टाइम की तरह लेंथ भी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग दिखाई देता है, जिसे हम लोग लेंथ डायलेशन कहते हैं या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी व्हीकल है जो लाइट की स्पीड से चलती है, तो जब वो व्हीकल लाइट की स्पीड से चलेगी तब वो अपने ओरिजिनल साइड से छोटी दिखाई देगी। इसी को हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लाइट की स्पीड से चलने वाली वस्तु अपने ओरिजिनल साइज से छोटी दिखाई देती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना होता है। आप लेंथ में कितना बदलाव हुआ है आप इस इक्वेशन से जान सकते हैं। यहाँ हम लोग लाइट की स्पीड से चलने वाली वस्तु को हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु जिसका कुछ मास है वो लाइट की स्पीड से कभी नहीं चल सकती। केवल मासलेस ऑब्जेक्ट ही लाइट की स्पीड से चल सकते हैं, जैसे लाइट पार्टिकल फोटॉन। अब हम लोग मोमेंटम और मास के बारे में जानेंगे कि रिलेटिविटी में मोमेंटम, मास, एनर्जी क्या होती है। इन्हें समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी वस्तु अगर लाइट की स्पीड से चलती है तो उसका क्या होगा, और जिन वस्तु का कुछ मास होता है वो लाइट की स्पीड से क्यों नहीं चल सकती। क्योंकि जब कोई भी वस्तु जिसका कुछ मास है वो लाइट की स्पीड से चलेगी तो उसका मास इन्फिनाइट हो जाएगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इन्फिनाइट होगा तो वो मूव कर ही नहीं सकती। इसे आप इस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं, जिसमें अगर आप v की जगह c पुट करेंगे तो मास इन्फिनाइट हो जाएगा। इससे हम यह भी बोल सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु बहुत हाई स्पीड से चलने लगती है तब उसका मास इंक्रीज होने लगता है, और लो स्पीड में सारी वस्तुओं का मास सेम होता है। अब हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को समझेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग मोमेंटम को P इक्वल mv से डिनोट करते हैं, लेकिन रिलेटिविटी में मोमेंटम को P इक्वल mv से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाई स्पीड से चलने पर मास कांस्टेंट नहीं रह जाता। इसीलिए हमें इस फॉर्मूला में गामा ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर गामा लॉरेंज फैक्टर कहलाता है। अब यह इक्वेशन P इक्वल गामा mv बन जाती है, जिससे हम लोग किसी भी वस्तु का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एनर्जी की ही बात की गई है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम और टाइम डिलेशन के बारे में ही बात किया गया है। रिलेटिविटी में एनर्जी को असल में मास के इक्वल कहा गया है। आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एनर्जी की एक इक्वेशन पब्लिश की थी, जिसे जिसे आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग E इक्वल mc² के नाम से जानते हैं, जहाँ पर E ऑब्जेक्ट की एनर्जी है, m ऑब्जेक्ट का मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है। आप लोग जानते हैं कि c स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग c को इस इक्वेशन से हटा दें तो हम लोग एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के कह सकते हैं। मतलब आप लोग यह भी कह सकते हैं कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब एनर्जी है, और यह पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है, क्योंकि मास भी एनर्जी का एक फॉर्म है। E इक्वल mc² इक्वेशन का यूज़ न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत किया जा सकता है, और इस इक्वेशन का यूज़ न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न से निकलने वाली एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए किया जा सकता है। इस इक्वेशन को हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हम लोग उस एनर्जी को इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है उसको लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग यह जान सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज़ की है। आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं, आप कमेंट में इनका जवाब दे सकते हैं। अगर फोटॉन का मास नहीं होता तो ग्रेविटी उसे क्यों अट्रैक्ट करती है? क्वेश्चन सेकंड, अगर फोटॉन मासलेस है तो उसका मोमेंटम क्यों होता है?
आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसे एक वीडियो में समझा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आप इस टॉपिक पर अगर और वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। और आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।